गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुकूमत में तब्दीली के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी तब्दीली आई वो ये कि PDM हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ इक़्तिदार में आने के बाद दर्जनों मुक़दमात कायम कर दिए हैं। ये दर्जनों मुक़दमात कायम करने का सिलसिला आज भी जारी है और रिकॉर्ड नंबर हैं जो कि मुक़दमात कायम किए गए हैं और अब इन मुक़दमात के हवाले से इमरान खान को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अदालतों के हवाले से आज उनके लिए एक मुश्किल दिन था। आज खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समातें हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई केस में अदम पेशी पर उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी। याद रहे कि बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मुजाहरा किया गया था इलेक्शन कमीशन के बाहर जिसमें इमरान खान मुबैना तौर पर शरीक थे और इस पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। अब हुकूमत के पास नादिर मौका है कि इमरान खान की क्योंकि जमानत की दरख्वास्त मनसूख हो चुकी है, हिम्मत दिखाए और इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। पिछले हफ्ते समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें आज तलब कर लिया था, मगर वह पेश नहीं हुए। आज समाअत के आगाज़ में अदालत ने इमरान खान को आज ही पेश होने का हुक्म देते हुए 2:30 बजे तक की मोहलत दी। मोहलत का वक्त पूरा होने पर इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अपने वकील के जरिए दरख्वास्त की कि वो इस्लामाबाद की मुताल्लिक़ा अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें हिफाजती जमानत दी जाए। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 8 बजे तक बैठी है, 8 बजे तक बैठी है। अगर हिफाजती जमानत चाहिए तो इमरान खान आएँ और मगर इमरान खान के वकील ने कहा कि ज़मान पाक से अदालत तक हिफाजती ज़मानत दी जाए। अदालत का कहना था कि अगर ज़्यादा ख़तरा है तो हम अदालत के गार्ड्स भेज देते हैं या IG पंजाब से कहते हैं कि वो खुद दरख्वास्त गुजार को यहाँ ले आएँ। 8 बजे समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो अदालत ने कहा कि हिफाजती ज़मानत हो या अमूरी ज़मानत, मुल्ज़िम का पेश होना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मज़ीद कहा कि कल सुबह तक हम समाअत मुलतवी कर देते हैं, आप इमरान खान को स्ट्रेचर पर ले आइएगा। मेरी अदालत सामने है, आप अंडरटेकिंग दें कि सुबह ले आएंगे। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए कल सुबह 9 बजे तक की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब मीडिया से बात करते हुए PTI के नायब सदर फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान पर एक मरतबा कातलाना हमला हो चुका है और हुकूमत के खुफिया इदारों के मुताबिक दोबारा भी हो सकता है। इमरान खान के सफ़र को कैसे महफूज बनाया जाएगा? आज ही ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में समाअत इस्लामाबाद के बैंकिंग कोर्ट में हुई और जहां इमरान खान के वकील ने हाजिरी के लिए 3 हफ्तों का वक्त मांगा। अदालत ने 3:30 बजे हाजिरी का हुक्म दिया और कहा कि इमरान खान हाजिर ना हुए तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। इस केस में 2 हफ्ते कबल बैंकिंग कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। गुज़िश्ता रोज़ इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई तो अदालत आलिया ने बैंकिंग कोर्ट के 22 फरवरी तक दरख्वास्त जमानत पर फैसले से उसको रोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से अक्टूबर 2022 और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई केस में 24 अक्टूबर से अबूरी जमानत पर हैं। इमरान खान को इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में 34 केसेस का सामना है और मज़ीद केसेस लगता यह है कि शायद आइंदा आने वाले हफ्तों दिनों में रजिस्टर होंगे। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं आज इन अदालती मामलात पर जो जिसका मरकज़ महवर इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच। बताइएगा कि हुकूमत कितनी कीन है, कितनी उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए अगर कहीं अदालत से उनकी ज़मानत मनसूख होती है या उनकी गिरफ़्तारी का कानूनी सामान पैदा होता है। क्या हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसा हो तो वो करेंगे और अब एक मौका उनके हाथ में है क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान की ज़मानत मनसूख हो गई है, तो हुकूमत की अगर ये ख्वाहिश है तो उस पर अमल का तो अब उसके पास मौका है। कामरान साहब, पुलिस ज़राए के मुताबिक इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार लाहौर में मौजूद हैं और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी के केस में बग़ैर ज़मानत के इस वक्त वो ज़मान पार्क में इमरान खान मौजूद हैं और अगरचे कल उनकी जो हिफाजती ज़मानत है उस पर फ़ैसला होना है, लेकिन इमरान खान की जानिब से यही फ़ैसला है कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे, बल्कि जो दीगर केसेस हैं उसमें भी इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है, अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा किया है
कि अगले 2 से 3 हफ्ते वो किसी अदालत में पेश होते नज़र नहीं आ रहे, जो ज़राए ने हमें बताया है। तो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार लाहौर में मौजूद हैं। इमरान खान चूँकि ज़मानत के बगैर हैं, गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई जा सकती है, लेकिन अभी तक उन जो पुलिस अहलकार हैं उनको हुकूमत की जानिब से कोई या वजारत दाखिला की जानिब से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि ये गिरफ्तारी किस वक्त होनी है। जो इमरान खान का केस है जिसमें इमरान खान ज़मानत के इस वक्त बगैर हैं, वो इंसदाद दहशतगर्दी का वो केस है जिसमें जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की उन पर दफात लगी हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन उसमें बड़ी रुकावट सिर्फ ये थी कि जो जज साहब ने भी आज अदालत में कहा, राजा जवाद अब्बास ने, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें एक फैसला है, अदालत आलिया का जो फैसला है उसने हाथ बांध रखे हैं अदालत के, जिसमें कहा गया था कि जब तक किसी केस में चालान पेश नहीं हो जाता उस वक्त तक उस केस में जो मुल्जिम है उसके खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। अगरचे ये केस जो है इतना मजबूत नहीं है क्योंकि इमरान खान खुद उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, उन पर इल्ज़ाम ये है कि उनकी इमा पर यह एहतजाज किया गया, लेकिन आज अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते कि 4 महीने तक कोई शख्स अबूरी जमानत पर रहे जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगी हो, तो यहां पर हम कोई ऐसी नजीर कायम नहीं करना चाहते। तो मगर बहरहाल एक बार तो ये बात हो गई कि 4 महीने तक अबूरी जमानत पर रहे, और एक जानिब ये है कि 4 महीने तक पुलिस चालान भी पेश ना करे, कि उसको मौका ही ना मिले कि उसके खिलाफ जो चार्ज है वो ड्रॉप हो जाए, और मुकदमा वो हो कि जब मुल्जिम वहाँ पे मौजूद नहीं है और मुजाहरा किया गया है, मुकदमा उस पर है दहशतगर्दी का, तो ये भी तो अपनी जगह फैक्ट है। अब इस किस्म के ये 2 तो मुकदमे नहीं हैं, 34 मुकदमे हैं। अब इन 34 मुकदमात में इमरान खान को अदालतों में पेश होना है, जाना है, ज़मानतें करानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहरहाल हुकूमत ने एक प्रोसेस इनिशिएट उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, इसमें अभी तक चालान पेश नहीं हो सका, बल्कि इस केस के मेरिट्स पे तो ज़्यादा बात ही नहीं हो सकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा जाता है कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चूंकि इमरान खान इसमें 9 पेशियों पे वो इस्तिस्ना लेते रहे हैं और ये केस अभी तक ज़मानत की हद तक चल रहा है, अबूरी ज़मानत की हद तक चल रहा है, तो इसमें अभी केस के मेरिट्स पे बात होनी है। जो दूसरा केस है इमरान खान का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें 22 फरवरी तक रिलीफ मिला है, उस केस में भी उनकी जो ज़मानत है उससे मुतल्लिक फैसला करने से रोका है, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली इमरान खान को पेश होना होगा। उसमें भी 8 समातें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा गया था, और उस केस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद जब फैसला आया था पार्टी फंडिंग केस में, FIA ने शुरू किया था। FIA कह रही है कि इमरान खान से हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान की जो काउंसिल है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप क्वेश्चनर भिजवा दें या वीडियो सिर्फ इन 2 केसेस की बात नहीं है ना, इन 34 FIR जो दर्ज हुई हैं उन सब में यही कैफियत होगी ना। हर पुलिस, हर इदारा, हर केस में, हर FIR में उनसे तहकीकात करना चाहता है, हर जगह उनकी जो है वो गिरफ्तारी की कोशिश है, हर जगह उनको जमानत करानी पड़ेगी। जी, इलेक्शन कमीशन अलग चाहता है कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हों, FIA अलग चाहती है और FIA की रिक्वायरमेंट है कि वो उनके सामने पेश हों। इस्लामाबाद पुलिस के जो मुकदमात इस्लामाबाद पुलिस का जो दीगर शहरों में है, वहाँ की पुलिस जो है वो अलग से उनकी पेशी चाहती है, जो मुख्तलिफ अदालतों में जो उन केसेस चल रहे हैं, और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है इस वक्त जो अदालत को बताया गया है और जो फवाद चौधरी साहब भी बता रहे थे कि वो ऐसी नहीं है कि वो इस तरह से पेश हो सकें। बहरहाल ये उन्होंने और उनकी लीगल टीम ने फैसला भी किया है। ये उनकी लीगल टीम ने उनको बता दिया था कि आज के दिन आपकी जमानत जो है वो खारिज हो सकती है, मनसूख हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अदील बड़ाई हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हमारे साथ होंगे सलमान सफदर, इमरान खान के वकील, इन तमाम मुकदमात में और ख़ास तौर पर आज की बहुत ही सख्त ज़माने में, चैलेंजिंग ज़माने में सलमान सफदर साहब हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल जिक्र हो रहा था इमरान खान का, जिनके लिए आज बहुत चैलेंजिंग दिन था अदालतों के हवाले से, और उसका पस मंज़र 34 FIR इमरान खान पर दर्ज हुई हैं। हुकूमत में तब्दीली के बाद इन 34 FIR की 34 तहकीकात इमरान खान को भुगतनी है, और फिर इन 34 FIR की जो अदालती कार्रवाई है इमरान खान को उसमें शरीक होना है,
मुतादिद केसों में उनको ज़मानत लेनी है और इसी में 2 केसेस आज थे जिसके लिए आज उनको अदालतों में पेश होना था। एक मामले में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस अंदाज की कैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का इस्लामाबाद में केस था। उन पर पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है। उस मामले में जिसका भी आपने जिक्र सुना, जिसमें वो मौजूद भी नहीं थे और वो कोई मुजाहरा हुआ था इलेक्शन कमीशन में, और जहां पर इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ उस मामले में दहशतगर्दी का केस रजिस्टर कर लिया गया था। इसके अलावा उन पर फॉरेन फंडिंग का केस है, वो भी आज मामला था, जिसमें एक में उनकी ज़मानत हो गई, माफ़ कीजिएगा, एक में उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया और एक मामले में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, जिसके बाद वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। मगर बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान उस ज़ख्म के बाद जो कि उन पर कातलाना हमले के बाद लगा था, अभी ज़मान पाक से बाहर नहीं निकले हैं, वो उनकी मूवमेंट नहीं हो रही है और तिब्बी बुनियादों पर वो अदालतों में पेश नहीं होना चाहते और शायद इन मुकदमात में वो पेश नहीं होंगे। मगर इसकी एक्चुअल सिचुएशन और हालात जानते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ कानूनदान जनाब सलमान सफदर, जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मुकदमात में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब। ये फरमाइएगा, क्या खान साहब का ये फ़ैसला है कि वो इन तमाम मामलात में जहाँ जहाँ उनकी अदालती पेशी ज़रूरी है कि वो जो पिछले 4-5 महीनों से गैर हाजिर हैं, किसी भी अदालती कार्रवाई में शरीक नहीं हो रहे, वो इस चीज़ को बरकरार रखेंगे और अब भी वो किसी अदालती कार्रवाई में शरीक होने का इरादा नहीं रखते? देखिए कामरान साहब, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि बड़ा हेक्टिक और चैलेंजिंग डे रहा है, ऑफ कोर्स रहा है, मगर हरगिज इमरान खान साहब की जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है या मेरी इंस्ट्रक्शंस रही हैं, उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट करें। और वो इसलिए भी बाइकआउट मेरा ख्याल है उन्हें नहीं करना चाहिए कि ये तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और इनके अंदर सब्सटेंस कोई नहीं है। अब जहां तक सवाल है उनकी इंजरीज का और उनकी हेल्थ का, तो ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि एट द एज ऑफ 70 जो हीलिंग प्रोसेस होता है इंजरीज का, वो बड़ा स्लो होता है। बोथ लेग्स में जो है वो फायर आर्म इंजरीज है, राइट और लेफ्ट में टिबिया बोन जो है उनकी वो फ्रैक्चर्ड है, जिसे हम शिन बोन भी कहते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल में वो जेर इलाज हैं, डॉक्टर्स उनका रेगुलर उनका मुआयना कर रहे हैं और जो लेटेस्ट डॉक्टर्स का ओपिनियन है अबाउट हिज हेल्थ एंड अबाउट हिज मोबिलिटी, वो कहा गया है कि आज से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही वुड बी 100% फिट, कि वो बगैर सपोर्ट के, बगैर प्रेशर अपनी बोन पे डाले वो वॉक कर सकते हैं। अब जहां तक आज का फॉरेन फंडिंग के केस का सवाल है, मैं उस केस में आज उनकी नुमाइंदगी कर रहा था, दहशतगर्दी के केस में मैं नहीं था। आज उनका फॉरेन फंडिंग के केस में जब वो लगा तो आज द कोर्ट वाज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, क्योंकि 3.5 माह हो चुके थे हम गैर हाजिर थे कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड्स पर। तो जब वो इंडिकेशन आई कि ये आज मजीद जमानत एक्सटेंड नहीं होगी उनकी गैर मौजूदगी की वजह से, तो फौरी रुजू किया हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत डिटेल में उनकी तमाम मेडिकल इंजरीज को, मेडिकल एविडेंस को, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स को उन्होंने असेस किया और उसके बाद ये रिलीफ दी है, जो कि बहुत मुश्किल रिलीफ होती है कि उनकी इंजरीज को और उनकी एक्सप्लेनेशन को कोर्ट में ना आने की सेटिस्फैक्ट्री पाया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वो तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कल को क्या ज्वाइन होगा करेंगे सलमान सफदर और साहब? कल तमाम बड़ा अपनी इंपॉर्टेंट बेल दिन है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल की आप लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की है, उसके लिए जाहिर है कि उनको पेश होना है उसको। और कल लाहौर हाई कोर्ट ने आज कई बार आपको याद दिलाया कि उनके आए बगैर ये काम नहीं चलेगा और उन्हें कल 9 बजे पेश होना है और उन्होंने रिलीफ दिया है कि वो स्ट्रेचर पे आ जाएं और सिर्फ कोर्ट की प्रेमिसेस तक भी आ जाएं, तो परहैप्स कोर्ट जो है वो उस मैटर को प्रोसीड करेगी। और नहीं हुआ तो फिर जाहिर है कि उनकी सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि वो उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है दहशतगर्दी के केस में। जी कामरान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये कोर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हमेशा से इस बात पर इंसिस्ट करती है कि प्री अरेस्ट के लिए फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। मगर अब साथ ही साथ में बड़ी लेटेस्ट कानून जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मैं और आप इस वक्त थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस बात कर रहे हैं। अब अदालतों में भी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रोवाइडेड
आपकी गैर मौजूदगी की वजह जो है वो बड़ी कन्विंसिंग हो और सेटिस्फैक्ट्री हो, जो कि है। तो मेरा ख्याल है कि कल जो लीगल टीम नुमाइंदगी करेगी उनकी प्री अरेस्ट बेल में, या जो एक्सपोजर उनका हुआ है दहशतगर्दी की बेल में पेश ना होने से, मेरा ख्याल है कि अदालत उनको इस्तिस्ना देगी हाजिरी में भी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर वो चल के आ गए कोर्ट में और कोर्ट्स में अगर वो पेश हो सकते हैं, तो फिर वो किसी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उनकी इस वक्त कंडीशन बड़ी जेन्युइन है, और अब तो वी आर ओनली अराउंड द कॉर्नर। और डॉक्टर्स का कहना यही है कि अगर आप अपनी दोबारा इस शिन बोन पे प्रेशर डालते हैं तो इसका हीलिंग प्रोसेस मजीद प्रोलॉन्ग हो जाएगा 2 से 3 महीने। तो मेरा ख्याल है कि ये 10-15 दिन की बात है, वो मोबाइल होंगे और वो कोर्ट्स में पेश होंगे। तो मगर अब सलमान सफदर साहब, क्या लीगल सिचुएशन है? ये 34 FIRs हैं, हमने जो लास्ट हमारा काउंट थे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, एक आध कम हो, और 34 FIR में सब में फिर क्या यही होता है कि उन्हें अदालतों में पेश होना है, तहकीकात को, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है, और ये सारे मामलात तो ये तो दिन रात उनका इसी में गुजर जाएगा अगर इसको इसी तरह से फॉलो करना है तो। कामत साहब, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जो 34 केसेस बने वो इसलिए बने कि अगर कोई एक, अगर कोई जैसे कहते हैं ना, कोई सब्सटैंशियल केस होता तो वो ही काफी था। इनफैक्ट कोई क्रिमिनलिटी मिली नहीं तो सारी जगह एक्सप्लोर किया गया। वो अकाउंटेबिलिटी लॉस को भी देखा गया, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी देखा गया, तोशाखाना को भी देखा गया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को भी देखा गया, और उसके बाद वो जज जेबा का भी केस देखा गया। और अब फॉरेन फंडिंग वाला मामला जो है, आज मैं बताता चलूं कि आज खान साहब की तो गैर मौजूदगी की वजह से हमें तारीख मिल गई, मगर 4 लोगों की अदालत ने प्री अरेस्ट बेल स्ट्रेट अवे मंजूर कर ली। सो लगता यही है कि जितने केसेस हैं, ये 34 हैं, ये सारे इनकन्वीनियंस रहे हैं। हमें किसी केस में दिक्कत नहीं आई, हमें किसी केस में दुश्वारी नहीं आई। हफ्तों में केस बने और हफ्तों में ही वो खत्म हो गए। किसी केस में सब्सटेंस नहीं है, किसी में एविडेंस नहीं है, प्रेजेंट वो हो सब तो सिर्फ फिर पॉलिटिकली टेस्ट मोटिवेटेड करें और फिर इसको क्वाश कराएं, मगर बहरहाल उसके लिए जाना तो पड़ेगा ना खान साहब को। जी ऑफ कोर्स सर, जाए बगैर बात नहीं बनती है, और वो जाते रहे हैं। इस वजीराबाद के इंसिडेंट से पहले वो जाते रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो रियल हैं। वो थ्रेट्स जो हैं, वो कोई कहने की बात नहीं है। वजीराबाद का इंसिडेंट आपके सामने, ये मिरेकल है कि ये सर्वाइव्ड, अदरवाइज वहां पर एक डेड है ऑन द स्पॉट एंड दे आर 13 इंजर्ड। खान साहब की खुद इंजरीज जो हैं दोनों लातों में हैं। तो मेरा ख्याल है कि एहतियात तो जरूरी है। इसी मुल्क में कुछ साल पहले, आप हमारी याददाश्त फ्रेश है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पहला वाकया कारसाज का हुआ और दूसरा जो है वो जानलेवा साबित हुआ। तो एहतियात भी होनी चाहिए और जो है वो रिस्क को मिनिमाइज भी करना चाहिए। अब कल बहरहाल इस वक्त की सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है ना, दोबारा मैं कह रहा हूँ सलमान सफदर साहब, क्योंकि उनकी बेल रिजेक्ट हुई है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहाँ से, और इस वक्त जो है ही इज़ एक्सपोज टू अरेस्ट। देखिए, बेल उनकी जो रिजेक्ट हुई है, मैं उसको रिजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरिट्स पर नहीं हुई है, वो हुई है टेक्निकल ग्राउंड्स पे ड्यू टू हिज नॉन अपीयरेंस। और ये टेक्निकल ग्राउंड पे जितनी जल्दी बेल डिसमिस होती है उतनी जल्दी रिस्टोर भी होती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये जितनी जल्दी आप देखेंगे कि ये विद इन आवर्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वापस रिस्टोर भी होगी इंशाल्लाह। वो लाहौर में होगी ना सर? लाहौर जाना पड़ेगा या फिर उसी अदालत में जाए तो होगा? देखें, केस तो ये इस्लामाबाद का है, मगर हम एक कॉन्सेप्ट, और जिसे हम ट्रांजिटरी बेल कहते हैं, प्रोटेक्टिव बेल बोलते हैं, राहदारी की बेल बोलते हैं, वो राहदारी की बेल लेने के लिए तो लाहौर हाई कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं क्योंकि वो लाहौर में मौजूद है और आज उन्होंने रुजू किया भी है। मैं तो अभी आई हैव जस्ट रीच्ड लाहौर, इस्लामाबाद से मैं फॉरेन फंडिंग के केस से आया हूं। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं जिसमें अदालत इस बात पे एम्फसाइज कर रही है कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान सफदर हमारे साथ थे। खबर से ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।
IMF को राम करने की अब हुकूमती कोशिशें फुल गियर में आगे बढ़ रही हैं और इसे जनाब इसाक डार ही लीड कर रहे हैं, जो इस पूरी सोच के इंतहाई सख्त मुखालिफ थे। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज जनाब इसाक डार ने कौमी असम्बली में 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट भी पेश कर दिया। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत में जान डालने के लिए हुकूमत IMF की तमाम शराइत मिनवन तस्लीम करने के लिए तैयार है। गैस के नर्ख पहले ही 16 से 112% तक बढ़ाए जा चुके हैं। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस कीमत में 28% इजाफा किया गया है। साथ ही घरेलू सार्फिन से एक्सपोर्टर्स तक बिजली 3 रुपये 30 पैसे से 15 रुपये 52 पैसे फी यूनिट तक महंगी की जाएगी। सेल्स टैक्स में भी 17 से 1% इजाफा करके 18% कर दिया गया है। इसी के साथ इंपोर्ट्स पर इजाफी कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, जबकि खबरें हैं कि IMF की शराइत पर अमल दरामद के नतीजे में शरह सूद 20% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई पहले ही ज़्यादा है, आगे भी महंगाई में इजाफा होना है। और माशी माहिरीन कहते हैं और IMF ने इस पर बिल्कुल अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि पाकिस्तान को शरह सूद बढ़ाना है, जो पहले ही रिकॉर्ड 17% पर है, और अब इसे हमें इतलात के मुताबिक 20% तक ले जाना है, जो पिछले 27 साल की बुलंद तरीन सतह होगी। इससे पहले मुल्क में अक्टूबर 1996 में शरह सूद की बुलंद तरीन सतह 19.5% थी। दूसरी जानिब कई माहिरीन मईशत समझते हैं कि शरह सूद में इजाफे से रुपए में इस्तेहकाम आता है और मईशत पर वही असरात पड़ते हैं जो असरात हम मगरबी मईशत में देखते हैं। ये बस तमाम सूरत हाल है जो साबित करती है कि मौजूदा इक़दाम जो हुकूमत ने किए हैं और आने वाले इक़दाम जिसमें शरह सूद में लाजमी इजाफा शामिल है, पाकिस्तान में कारोबार और सनत के फ़रोग और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरनाक एक डरावने खौफ से कम नहीं है। इस माहौल पे बात करते हैं और इसके लिए हमने पाकिस्तान के दो बहुत ही उम्दा रिस्पेक्टेबल बिजनेस लीडर्स को दावत दी है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब आरिफ हबीब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, और जनाब गौहर एजाज सरपरस्त आला हैं एप्टमा, पाकिस्तान की सनतों के एक्सपोर्टर्स के सबसे नुमाइंदा ग्रुप के। गौहर एजाज साहब, आपसे ही मैं शुरू करता हूँ। ये फरमाइएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं तो ये मुबालगा तो नहीं कि ये जो सूरत हाल है आज, जो अभी हुकूमत को इक़दाम करने पड़े हैं, बिजली में इजाफा, गैस में इजाफा, महंगाई में वैसे इजाफा, GST में इजाफा और यकीनी शरह सूद में 17% से भी मज़ीद इजाफा, ये कारोबार और सनत के लिए अगर हमें ये कहा जा रहा है, ये तमाम मुताल्लिक़ा लोग कहते हैं कि ये जो कैफियत है ये डरावने खौफ से कम नहीं, तो क्या ये सही इसकी कैटेगराइजेशन है या ये कि ये मुबालगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, हम सबको पता है। ये जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हम जो कागज़ लेके IMF का कर रहे हैं वो तो हमारे लिए एक मैंडेटरी हो गया। हम सब ने कहा हमें IMF फ़ंड प्रोग्राम में जाना है क्योंकि उसके बग़ैर हमें कोई कर्ज़ नहीं देगा। अब हम IMF फ़ंड प्रोग्राम में चले गए जिसकी शराइत लिखी हैं कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट्स रखने होंगे। रियल इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या है कि आपको जितनी इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखें। आपको जो है वो करेंसी को फ्री फ्लोट करना पड़ेगा, मतलब जितने डॉलर हैं उतने आप खर्च सकते हैं, जाए जितनी मर्ज़ी कीमत हो जाए कदर। टैक्स बढ़ाने होंगे। टैक्स क्यों बढ़ाने होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने सूद का रखा। मैं अभी देख रहा तो तकरीबन 35 ट्रिलियन का 35 ट्रिलियन का हमारी मुल्क का डोमेस्टिक डेट हो जाएगा 31 मार्च को। तो अगर ये 17% का सूद है सालाना, तो इस पे तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपया से ज़्यादा का सूद सालाना इस रेट पे हुकूमत को बनेगा। और अगर ये 3% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 7 ट्रिलियन रुपए सालाना सिर्फ डोमेस्टिक डेट पे बनेगा। तो हमारा तो टोटल टैक्स रेवेन्यू ही कामरान खान साहब 7.5 ट्रिलियन है। तो 7.5 ट्रिलियन अगर हम पूरा FBR पूरे मुल्क से कलेक्ट करके लाते हैं ग्रॉस, उसके सामने अगर ये 7.5 ट्रिलियन सूद दे देगी हुकूमत पाकिस्तान इस रेसिपी के तहत, तो आप समझ सकते हैं कि हम 30 जून को किस कंडीशन में मुल्क को नेक्स्ट बजट में लेके चले जाएंगे। मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं है कोई खर्च देने के लिए भी। अब 18वीं तरमीम को देखें तो 7.5 ट्रिलियन में से आपने 60% वैसा सूबों को दे देना है, तो आपके यहाँ बचा क्या? 3 ट्रिलियन और सूद का बिल सिर्फ 7.5 होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे मुल्क को तंग कर रही है, ये टैक्स तो इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ना क्योंकि हम ये पैसे सूद में अदा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान।
तो 17% हो या 20% हो, ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारा डेथ वारंट है कि हमें, अगर मैं ये बात करता हूँ तो शायद कोई गलत हो कि पाकिस्तान में यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब है हमारी जो कीमतें जो बढ़ रही हैं रुपए की डीवैल्यूएशन की वजह से, डॉलर के सामने हर चीज़ इम्पोर्टेड है, उसका जो इम्पैक्ट है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं इकॉनमी में। हमारे यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम चीज़ें खरीद रहे हैं और वो चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो महंगाई बढ़ रही है कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है, उससे बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत सब बढ़ रही है। गौर साहब बहुत तो सॉलिड, इसको हम सूद से कंट्रोल करें कामरान खान साहब, तो ये तो डेथ वारंट है हमारे मुल्क के तो लिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स है। आरिफ हबीब साहब आप फरमाइएगा, बहुत आप तमाम सनतों में बराह रास्त आपकी वो माशाल्लाह आपकी इन्वॉल्वमेंट है और ये सारी चीज़ें आप हैंड्स ऑन डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मगर आर्गूमेंट जो है वो गौर एजाज साहब ने दिया, उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जो ये करेंगे उसके क्या असरात होंगे और इसके क्या नताइज होंगे, लेकिन क्या चारा है इसके अलावा कुछ? ये बेचारी हुकूमत जो कर रही है ये सिर्फ IMF के अहकामात पे अमल कर रही है, दिल से नहीं मान रही, या जो तमाम माहिरीन मईशत कहते हैं कि ऐसी सूरत में ऐसे ही करना पड़ता है और हमने जो बोया है वो अब हमें काटना है। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 17 को 17 छोड़ दें और बिजली की कीमत ना बढ़ाएं, गैस की कीमतें ना बढ़ाएं। आपके ख्याल में है कोई इसका वे आउट? ये आपने सही कहा कि गौहर भाई के जो आर्गूमेंट्स हैं वो सॉलिड आर्गूमेंट है, और अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें कामरान भाई, तो देखें कि हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन कौन से आइटम्स लाते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, फूड आइटम्स, इससे ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इन्फ्लेशन के, और वो क्या इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से उनकी जो है वो कीमतें कोई गिरने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है चांस। और दूसरी चीज़ें भी जो है जो मतलब कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं उसमें ऐसी, सिवाय इसके ये एक आर्गूमेंट कि भाई जो डॉलर का इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि अगर मुझे रुपये पे जो है वो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो मैं डॉलर में अगर रखूँगा तो मैं ये इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट को जो है वो गिव अप कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान ये इकोनॉमी नहीं है कि जहाँ ओपनली आप जो है वो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपके पास रुपया है और आप फ़ौरन लीगली जो है उसको, हाँ इलीगल जो है वो मार्केट में आप कर सकते हैं क्या हवाले से या ओपन मार्केट से, या इससे आप करें तो वो फिर पैसा जो है आप ये कहें कि नहीं वो रुपया। जहाँ तक कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है कि कब हमारे ये टी बिल्स और PIBs और इनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ अरसे में जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इतने सारे रिटर्न्स हैं, तो कुछ थोड़े से जो है वो डॉलर्स आए थे जो फ़ौरन ही वापस चले गए थे। तो जब अगर हम इसको एनालाइज करें और अगर उसमें रैशनैलिटी को देखें तो बिल्कुल ये हाई इंटरेस्ट रेट किसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया भर में जब ये इन्फ्लेशन हुआ है तो उसके बाद ज़्यादातर मुल्कों के अंदर जो है वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट रिजीम जो है वो चल रहे हैं। इवन USA, जर्मनी, दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, UK, उन सब में जो है वो ऐसा देखा गया है। तो फिर ये है कि सिर्फ पाकिस्तान जो है वो ये बुकिश अप्रोच के साथ जो है वो जाता है तो उसको जो नुकसानात होते हैं। और बिल्कुल सही कहा गया गौर साहब ने कि इतनी जी एक आखिरी बात कर दूं मैं इसमें, और इसमें बात यही आती है इसकी बॉटम लाइन कि ये IMF की कंडीशनलिटी की वजह से जो है, अब ज़ाहिर हमने ये देखा है कि IMF के सामने जो है हुकूमत को सरेंडर होना पड़ गया है और उनके पास पता नहीं इतनी जो है वो गुंजाइश भी है कि नहीं कि वो इस किस्म की आर्गूमेंट जो है वो इनसे कर सकें। अगर ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने का कोई प्लान है और वो यही साफ नज़र आता है कि वो अगर चीज़ होगी तो वो IMF के जो है प्रेशर की वजह से। अच्छा चले, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा है कि नहीं, हमारी पॉलिसी जो है उसका
असर होगा। तो ये बात तो सही है कि अब ईमानदारी की बात यह है कि डार साहब ने तो कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पे अमल ना हो या उनकी जो डिक्टेशन है उस पर अमल दरामद ना हो, लेकिन बहरहाल हुकूमत को घुटने तो टेकने पड़े हैं। लेकिन फिर ये बताइए ना गौहर एजाज साहब कि फिर आप मसले का हल बताएं कि कैसे ये किया जा सकता है कि ये हम इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, मिसाल के तौर पे हम IMF प्रोग्राम ना लें और हमारे मसाइल हल हो जाएं, या इस वक्त हम क्या IMF को कन्विंस कर सकते हैं, हमारा कोई आर्गूमेंट ऐसा है जो कि जाहिर है कि किताबी भी होना चाहिए, क्योंकि IMF जो है वो तो फिर किताब की बात ज़्यादा करता है ना, वो हमारे मुल्क को तो इतना नहीं जानता है जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कि क्या दलील है जिससे हम ये साबित कर सके कि ये तो हमने साबित कर दिया कि बहुत नुकसान का सौदा होगा आगे चल के हमारे लिए, लेकिन इससे बचना कैसे मुमकिन है? कामरान खान साहब, इसमें देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में 4 साल से इसका आर्गूमेंट देता हूं कि ये हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल नहीं है। अच्छा, यही बात इस साल जब अमेरिका में जब इसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा 20 सालों के बाद, उधर तो सूद का रेट 0.5 और 1 रहता था, जैसे कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि सूद हराम है, उन्होंने तो वो अप्लाई कर दिया। और अपने मुल्क में ट्रेजरी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट ही नहीं था वहाँ पे तो, और पूरी दुनिया का पैसा भी ले गए। आज जब उधर दुनिया में कीमतें बढ़ी तो उन्हीं के इकोनॉमिक थ्योरी उन पे लगाई गई कि जनाब अब आप भी कीमतें बढ़ाएं, आपके यहाँ इन्फ्लेशन आ गया। तो आप हैरान होंगे कि एक इकोनॉमिस्ट जिसने ये थ्योरी पेश की, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ उनका नाम है, उनको नोबेल अवार्ड दिया गया है कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो तो सूद से नहीं कंट्रोल हो सकता ये इन्फ्लेशन। तो ये गौहर एजाज नहीं कह रहा, ये कामरान खान नहीं कह रहा, ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने जब ये थ्योरी इस साल अमेरिका को यही बीमारी आई कि भाई दुनिया में फ्यूल बढ़ गया है, दुनिया में एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, दुनिया में कमोडिटी प्राइस, तो अब मुल्क में इन्फ्लेशन आया है तो कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने अपने मुल्क में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स रखा हुआ है इसी थ्योरी पे, और उस आदमी को, स्टिग्लिट्ज़ को, उन्होंने नोबेल प्राइज अवार्ड दिया इकोनॉमिक्स में कि आपने कमाल बात कर दिया। तो ये बात तो हमारे मुल्क में सामने है कि हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये हमारे को इस दवाई से जो दी जा रही है सूद की, 17% से 6 ट्रिलियन का सूद बनेगा सालाना, जो हमारा 35 ट्रिलियन का डेट है, और अगर ये 3% और बढ़ा दिया तो 1 ट्रिलियन रुपए और बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप टैक्स कहाँ से लाएंगे? 7 ट्रिलियन तो हमारे यहाँ टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा, तो 7 ट्रिलियन का अगर आप सूद दे देंगे तो उसके बाद आपने मुल्क कैसे चलाना है? तो इसका सलूशन सिर्फ एक है कि हमें अपने आर्गूमेंट्स को जो है वो IMF के सामने पेश करना पड़ेगा कि मुल्क चलाने के लिए, फिर बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट हो गया, फिर बोलेंगे दोबारा से जो और टैक्स लगाओ, तो कैसे मुल्क चल सकता है? हमें अपना मुल्क को जो है नोवा हमारा प्रोग्राम है ये, इसको मुकम्मल करना होगा। हमें अपना इंडिजिनस सोल्यूशन निकालना होगा कि हमने अपनी इकॉनमी कैसे चलानी है। आप देखें, आपको वही डॉलर, आप समझते हैं IMF प्रोग्राम आ जाएगा तो क्या रुपया डीवैल्यू हो गया 225 से 275 रुपये, तो क्या आज के दिन हमारे यहाँ डॉलरों की बारिश हो गई है कामरान खान साहब, या नहरें बह गई हैं हमारे यहाँ डॉलरों की, या दरख्तों पे डॉलर आ गए? डॉलर तो वही हैं, या रेमिटेंस के या एक्सपोर्ट के, इसके अलावा तो डॉलर नहीं है। तो और अगर वो डॉलर आप करेंसी को डीवैल्यू करेंगे फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी, फिर कहेंगे और इंटरेस्ट बढ़ा दो। तो सलूशन हमने खुद निकालना है मुल्क में बैठ के, और वो एक ही है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। या अपने हम ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें, उनको बाहर उसकी जो है वो IT की एक्सपोर्ट करें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने मुल्क को डिसिप्लिन करें और डिसिप्लिन करके पैसे कमाएं और उसके बाद खर्चें। सलूशन इसका यही है और इसका कोई सलूशन नहीं है सारे मसले का। तो अच्छा आरिफ भाई, फिर ये फरमाइएगा कि हमें हमारे एक आम आदमी को और गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को बहुत उम्दा तरीके से जानते हैं, कि इसके बराह रास्त असरात क्या होंगे। 20% शरह सूद हो जाता है, ये बिजली की कीमतें बढ़ जाती है, ये गैस की कीमतें अभी बढ़ रही हैं, बढ़ जाती है, ये इन्फ्लेशन बरकरार रहता है, ये तमाम सूरत हाल जो है। तो ये जो कारोबार और सनत है जिससे आप बराह रास्त वाबस्ता भी है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट होगी? अगर डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं कि इसमें 30 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और हमारी जो गरीब लोग हैं वो गुर्बत की जो लकीर है उससे मज़ीद कई दसियों लाख लोग नीचे चले जाएंगे, बेरोज़गारी होगी और ज़ाहिर है कि रेवेन्यूज़ में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आएगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि ग्राउंड पे तो आप लोग इससे अब डील करेंगे।
जी, आई थिंक इसके सबसे बड़ा विक्टिम तो जैसे बात हो रही है कि ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा और उसकी जो है वो जो कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होंगे। मींस कंस्ट्रक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, सीमेंट अफेक्ट होगा, स्टील जो है वो अफेक्ट होगा और कुछ हद तक जो है वो टेक्सटाइल भी जो है वो अफेक्ट होगा। बाकी दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे ENP है, फर्टिलाइज़र है, बैंकिंग सेक्टर तो उसका बेनिफिशियरी होता है, तो वो उनके ऊपर जो है वो इतना साथ। लेकिन जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ अगर उनको वो दो जो है वो बड़े इश्यूज से जो है उनको दरपेश है। एक तो ये है कि डॉलर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो ये इस वक्त कह रही हैं, शोर मचाती हैं कि उनके पास अब 1 से 1.5 महीने के जो है वो रॉ मटेरियल के स्टॉक्स रह गए एंड बियॉन्ड दैट जो है वो अभी कोई LCs खुल नहीं रही हैं। तो बहुत सीरियस इशू आता हुआ लगता है अनलेस कि ये IMF का प्रोग्राम जो है वो कंफर्म हो और उसके बाद जो है वो इन्फ्लोज जो एक्सपेक्टेड हैं वो आना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा असर जो है वो गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे होगा, उससे और टैक्सेस के ख़तरात बढ़ेंगे और फिर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं ये जिसमें कि मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील जो है ये बहुत बुरी तरह जो है वो अफेक्ट होंगे और उसमें उनके बंद होने के भी जो है वो रिस्क हैं या कम से कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने का जो है वो डर है। तो अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इसका हल ये है कि डिसिप्लिन लाए और डिसिप्लिन के ज़रिए वक्त गुजारे ये, और फिर यह है कि बेस इफेक्ट की वजह से जब इन्फ्लेशन कम आए तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा जो है वो नीचे आए। तो फिर गौहर साहब ये फरमाइएगा क्विकली, नई इन्वेस्टमेंट तो जो है वो भूल ही जाए इस क्योंकि आप एक्सपोर्टर्स को आप उनके सरपरस्त आला हैं, ये बताइए कि ये जो इतना अब एक्सचेंज रेट पे गिरावट आई है, जो रुपए की हमारी इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, तो एक्सपोर्टर के तो वारे न्यारे होने चाहिए ना। ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ बढ़ रही है ये उससे ऑफसेट नहीं हो जाएगा जो इतना आपको एक्सचेंज रेट का फ़ायदा हुआ है इस मैसिव डिवैल्यूएशन से? आप तो कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाए ना, अब इतनी ज़बरदस्त हमारे रुपए की कदर तो ज़मीन पर चली गई है। कामरान खान साहब, बड़ा अच्छी बात आपने कही है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये आर्गूमेंट है कि रुपया डिवैल्यू से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। रुपया तो 1981 में 10 रुपये का था खान साहब, आज जो है वो 220 रुपये हो गया, अब आज 270 हो गया। तो हम तो एक्सपोर्ट पे $30 बिलियन पे पहुँचे 1 रुपये से 270 करके। तो अगर ये ऐसा होता तो हम तो फिर $270 बिलियन पे होने चाहिए थे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको जो गेन आता है वो गेन आता है सिर्फ जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, उसके अलावा कोई गेन तो इन्वेंट्री तो थी नहीं इंडस्ट्री के पास, क्योंकि कॉटन की तो LC नहीं खुली। हमारे यहाँ कॉटन की क्रॉप फेल हो गई, 15 मिलियन की कंजम्पशन थी, 5 मिलियन की क्रॉप हो गई, टोटल 10 मिलियन का शॉर्टफॉल था जिसकी LC नहीं, और सख्त सप्लाई चेन इशूज़ हैं। आपकी जो एनर्जी प्राइस है और गैस प्राइस है वो डॉलराइज्ड है। तो आपके पास क्या चीज़ है जो कि आपके पास आपको वायबिलिटी आई? तो प्लांट हमने $5 बिलियन के लगाए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैपेसिटी मौजूद है, जो कि आज के दिन अगर मुझे मेरी सप्लाई चेन दे दें, मुझे उसका कोई एडवांटेज करेंसी का नहीं होना, मुझे सिर्फ एक एडवांटेज होगा जो है कि मेरे मजदूर की जो कॉस्ट है जो मेरी 25,000 थी, 220 रुपए के डॉलर पे वो $110 है। वो मैं खुद कहूँगा कि उसकी कीमत बढ़ाएंगे कि उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा इस कीमत में 270। मैं तो कहूँगा उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये करें फ़ौरन। तो मैं वो $110 से लेबर को भी नीचे नहीं रहना चाहता। तो कोई एडवांटेज बिल्ट इन एक्सपोर्ट में करेंसी डिवैल्यूएशन का अदर देन जो इन्वेंट्री पड़े है नहीं आता। अरे अभी आपने अपने आखिरी जवाब में आखिर में एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, उसमें आपने कहा था कि इन तमाम इक़दामात के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद हमारा रिजर्व्स में बेहतरी आए और उसके बाद ये हमारी जो इंपोर्ट्स वगैरह फंसी हैं ये थोड़ी सी खुलें और उससे इन्फ्लेशन में करार आए और फिर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाए। गोया कि आपको इस पूरे माहौल में हमेशा की तरह से बेहतरी बहरहाल नज़र आ रही है।
देखिए, पहले तो अभी जो है वो टेस्टिंग टाइम रहेगा। टेस्टिंग टाइम यूँ रहेगा, और देखना हमको ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो वरीसम चीज़ क्या है। वरीसम चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो डिस्टर्बटेड है, और जो है वो टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि उनको कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये कहती है, इवन फर्टिलाइज़र जो है वो कहता है कि रॉ मटेरियल जो है उनकी इंपोर्ट जो है वो नहीं हो पा रही, उसके लिए एलसी नहीं खुल रही है। और दूसरे सेक्टर्स भी जो एलसीज नहीं खुल रही हैं, तो ये मुझे लग रहा है अप्रैल ऑनवर्ड जो है वो तमाम जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो जो है वो इंडस्ट्री के बंद होने का ख़तरा है। अब उम्मीद क्या हो सकती है? उम्मीद ये है कि IMF के साथ जो है वो हमारी प्रोग्राम की रिजम्पशन हो, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के फ़्लोज़ आएँ, हमारे मल्टीलेटरल एजेंसीज़ के जो है वो फ़्लोज़ आएँ। कुछ ये जो इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो प्ले किया और पैसे जो है वो बाहर ले लिए हैं या रख लिए हैं या रोक लिए हैं, वो सब पैसे का आना जो है वो हो, और उसमें जो है वो कुछ नॉर्मल सी आए, और नॉर्मल सी आए और ये LCs वगैरह जो है वो खोलने की हम पोजीशन में आ जाएं। तो पहला तो जो है वो ये करना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आरिफ हबीब। मोहतरम गौहर एजाज हमारे साथ थे, पाकिस्तान के दो बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर्स, और हमारा बिजनेस और सनत इस पूरे माहौल को और पाकिस्तान के इस इंतहाई चैलेंजिंग टाइम को कैसे देख रहा है, इसको इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है और इसका मुकाबला कैसे करना है, ये आपने सुन लिया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का अंधा कुआं, बिजली और गैस का शोबा जिसमें गर्दिशी कर्ज़ों को 4100 अरब तक पहुंचा दिया है। क्या ये अंधा कुआं किसी सूरत से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? और मौजूदा IMF प्रोग्राम जिसमें कि IMF ने डंडा उठा लिया है, पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आपको इस शोबे को ठीक करना है। गो कि ये पाकिस्तान के मफाद का काम है, लेकिन बहुत ही कड़वी गोली है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। मसला सिर्फ बढ़ते हुए शरह सूद का नहीं, जो ये यकीनी है, और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत पे, कारोबार पे और सनतों पे जिस अंदाज से रूनुमा होंगे उसका अहवाल आपने सुना। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस तरह से मुतासर होंगी वो भी आपने सुन लिया। मगर पाकिस्तान में इसके अलावा बहुत कलीदी मसला है बिजली और गैस का, जो शोबे मईशत के लिए हमेशा अंधा कुआं साबित हुआ है। कई हुकूमतें आईं और इस शोबे में इस्लाहात के दावे करती रहीं, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया जा सका, और दावे करने वाली हुकूमतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। IMF के साथ 10 रोज़ जारी रहने वाली बातचीत में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की सबसे अहम वजह यह कि एनर्जी शोबे में होने वाले रिकॉर्ड गर्दिशी कर्जे हैं, जो अब 4100 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें बिजली के शोबे में 2467 और गैस के सेक्टर में 1640 अरब रुपए का सर्कुलर डेट शामिल है। यही वजह है कि IMF ने अब फैसला किया है कि वो खुद डंडा चलाएगा, और उसने डंडा उठा लिया है और हुकूमत से तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज़ों में कमी के लिए सख्त इक़दाम और रास्त इक़दाम का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने IMF से वादा किया था कि इस माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जे में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर मनी बजट की तकरीर के दौरान कहा कि सिर्फ इस साल गर्दिशी कर्जों में यानी इस हुकूमत ने 855 अरब रुपयों का इजाफा किया है, और उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाह और मईशत के लिए मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर हैं। IMF की शराइत के तहत हुकूमत ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये 30 पैसे से लेकर 15 रुपये 52 पैसे तक का होशरबा इजाफा किया है, जबकि घरेलू और दीगर तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 16 से 112% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी से समझा जाएगा। पाकिस्तान का तवानाई शोबा हर दौर में हुक्मरानों के लिए दर्दसर बना रहा। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली की बंद में सर्कुलर डेट को अजदहा करार देते हैं, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी नींदें उड़ी रहीं। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़जाना भी गर्दिशी कर्ज़ों से मुल्क के तबाही के खदशात ज़ाहिर करते रहे, बातें सब करते रहे। अब IMF ने बेड़ा उठाया है कि हमारे बिजली के शोबे को ठीक करना होगा, और इसके लिए चाहे उसे कुछ करना पड़े वो करेगा, और अब हम मजबूर हैं कि IMF के अहकाम पर अमल करें और इस अजाब से जान छुड़ाने की इब्तिदा करें। इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में बिजली और गैस के शोबों के दो बहुत ही मुस्तलद माहिर, समीउल्लाह तारिक है जो हेड ऑफ़ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के, और जनाब ताहिर अब्बास है जो हेड ऑफ़ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। समीउल्लाह तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि जो आपकी दानिश में इक़दामात करने की ज़रूरत है,
हमें इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए 4100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे जिसकी बुनियाद हैं, अब जो इक़दाम किए गए, अब जो मटीरियल स्टेप्स लिए गए हैं, सही डायरेक्शन में हैं और काफ़ी हैं? देखिए, अभी तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में फायर फाइटिंग हो रही है, तो ज़ाहिर है इस वक्त तो बिजली की कीमत बढ़ाने और जो ये बात हुई है कि पावर कंपनीज़ में प्रोफेशनल्स को लगाना है, इसके अलावा इस वक्त और कोई चारा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है हमारे 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक है कि कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा है, जिसकी एक वजह हमारी जो स्विंग्स हैं पावर कंजम्पशन की, यानी कि सर्दियों में हमें 10,000 मेगावाट और गर्मियों में हमें 35,000 मेगावाट चाहिए, तो ये 25,000 पैसे हमें पूरे देने हैं। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। जब वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो ज़ाहिर है फिर वो वही बिजली की कीमत में शामिल हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा है कि हमारा TND लॉस और रिकवरी रेशो, जो ये कह रहे थे जैसे, ये दोनों जो हैं, यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और बिलिंग वर्सेस रिकवरी, यानी हमने बिल जितना इशू किया उसके वर्सेस पैसे कितने आए, ये भी रीजन के मुकाबले में काफ़ी कम है। 16-17% हमारा जो है वो TND लॉस है, जो कि दुनिया में लगभग 7-8% होता है, और रिकवरी ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस वक्त 90% के लगभग टारगेट है, जबकि ये हमारा लगभग 95 से 97% होना चाहिए। तो ये पैसे भी हमारे ज़ाया हो रहे हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमारा बिजली के शोबे में जिन ईंधनों पे इन्हिसार है वो ज़्यादातर अब इंपोर्टेड हो गए, तो उसकी वजह से उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्प्लिकेशन है। जैसे कि हमारे नए जो प्लांट्स लगे जो कोयले पे हैं या जो गैस पे हैं, LNG पे, ये सारी इंपोर्टेड थी, तो ज़ाहिर है जब उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं होते थे तो उसकी वजह से हम उन प्लांट्स की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते और कैपेसिटी पेमेंट फिर देनी पड़ती है। तो ये मल्टी प्रोंग्ड है तीनों चीज़ें, इन तीनों के मुख्तलिफ जो है वो हल है। पहला हल ये है कैपेसिटी पेमेंट्स का कि जो है आप एक तो पावर की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ ज़्यादा करें, और उसको किस तरह करें कि आप सर्दियों में जो गैस की कंजम्पशन है, एक तो उसको पावर पे शिफ्ट करें, स्पेस हीटिंग, गैस हीटिंग की। दूसरा जो कैप्टिव में जो कंजम्पशन हो रही है गैस की, उसको आप अब जो है वो इस पे कन्वर्ट करें टू पावर सेक्टर। एक तो ये हो गया। TND लॉस और रिकवरी रेशो के लिए आपको डेफिनेटली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिसके लॉसेज भी बहुत ज़्यादा हैं, उसको आपको इवेंचुअली प्राइवेटाइज ही करना होगा, वो बेस्ट सोल्यूशन है। और तीसरा जो है वो हमारे जो फ्यूल के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए आपको इंडिजिनाइजेशन पे जाना होगा, कोल के प्लांट्स को लोकलाइज़ करना होगा, जो गैस की जो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई है उसको इम्प्रूव करना होगा, जो कैप्टिव में गैस जा रही है उसको आपको IPPs की तरफ डाइवर्ट करना होगा। तो इवेंचुअली ये तीनों चीज़ों के साथ इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम से अब्बास साहब ये बताइएगा कि गैस का सेक्टर जो है ये एक नया हमारे लिए अजाब खड़ा हो गया। ज़ाहिर है कि ओवर द ईयर्स अब हम ये 1500-1600 अरब रुपए इस पर गैस का सर्कुलर डेट हो गया। कुछ माहिरीन मुझसे कहते हैं कि ये जो अपने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, इसको इस गैप को ब्रिज करने के लिए IMF के हुक्म पर, ये अभी काफ़ी नहीं है और ये शायद जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं हुआ है, और ये शायद एक वजह बन सकती है इख्तलाफ की IMF और पाकिस्तान के दरमियान। आप इससे एग्री करते हैं? जी देखें, जो गैस की प्राइसेस एप्लीकेबल हुई हैं वो जनवरी 2023 से हुई हैं, जबकि जो ओगरा है उसने जुलाई 2022 में रिकमेंडेशन दे दी थी कि आपने तकरीबन 70 से 75% गैस की प्राइसेस बढ़ानी है। तो हमारे मुल्क की जो टोटल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है गैस सेक्टर की वो तकरीबन 600 से 650 अरब रुपए की है। तो 6 महीने चूँकि हम ज़ाया ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब जाके हुकूमत ने बढ़ाया है जो तकरीबन 40 से 42% इंक्रीज़ है, तो ये सिर्फ 6 महीने को कवर करेगा। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 6 महीने बाद जून और जुलाई में हमें जो है वो एक और बड़ा गैस टैरिफ हाइक करना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली जो करेंसी डिप्रिसिएशन हुई है वो इनकॉर्पोरेट होगी, फिर उसके बाद जो उस वक्त का UFG है अकॉर्डिंगली वो इनकॉर्पोरेट होगा, और जो भी ऑयल प्राइसेस है वो इनकॉर्पोरेट होगी, और फिर उसके बाद एक और गैस टैरिफ हाइक जो है वो हमें जून जुलाई में करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे उसको तो फिर जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी जो बढ़ाई है ये बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन किया है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए जिस तरह IMF हमें रिकमेंड करता है कि जो रेगुलेटर है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट वनरेबल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम करे, लेकिन उसके अलावा टाइमली बेसिस पे टैरिफ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जो कि यूजुअली जुलाई और जनवरी में होती थी हर 6 महीने बाद। गोया कि मतलूबा को इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक आइंदा 4 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर हमें ज़रूरी होगा, मस्ट होगा अगर हम IMF प्रोग्राम को अगले साल के लिए लें और उसके बाद आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल की मौजूदा प्राइसेस है जिसमें एक हमने बड़ा हाइक देखा,
ये शायद वो एवरेज प्राइस थी जो अब ये हमारा रुपी डेप्रिसिएशन नहीं हुई थी, यानी कि इंटर बैंक की ये जो अभी हमने डेप्रिसिएशन सरकारी देखी है वो नहीं हुई है, ये फैक्टर होनी है। और इसके बाद इस कीमत में यकमुश्त फिर कोई 20-25 रुपए पर लीटर का इजाफा होना है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए पिछला जो हमने रिवीजन किया था उसमें एवरेज हमारा 236 रुपये और 90 पैसे 237 रुपये का एवरेज था। अब जो है ये लगभग 265-66 का एवरेज आएगा, तो जाहिर है ये फ़र्क तो ओवरऑल आप क्या है जो प्राइस हाइक आएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ख़ासतौर पर पेट्रोल की, वो कितनी आनी है, मस्ट है, मतलब पहली मार्च तक? मेरा अंदाज़ा है 25 से 30 रुपये पेट्रोल पे आएगी और डीजल पे लगभग 10 या 12 रुपये। गोया कि ये एक नया फैक्टर होगा इन्फ्लेशन को हाइक करने में। यस। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे इक़दामात हैं, जो फ्यूल बेस्ड हमारे मसाइल हैं, कि ज़ाहिर है कि हमें, जैसे कि शुरू में समी साहब ने कहा कि इंडिजनाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है। ये जो हमारे थर के जो कोयले के ज़खायर हैं, एक तो वो ख़ुद वहाँ पे फीड कर रहे हैं और वो कितने इक्विप्ड हैं इस लिहाज से कि अब इस गैप को जो कि हमारे सामने है और जो कि हम फ़ॉरेन डिपेंडेंस से हटें और इस तरफ आ जाए, ये गैप किस तरह से ब्रिज हो सकता है? और फिर हमने न्यूक्लियर में भी अभी देखा है कि फौरी तौर पे कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं और हाइडल के क्या इश्यूज़ है। मतलब आज तो ये रोना है, मगर क्या डाउन द रोड या एट द एंड ऑफ द टनल हमें कुछ बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, इसमें बिल्कुल देखें, हाइडल तो जो है वो सीजनल बेस्ड होता है। जब सर्दियां होती हैं तो हाइडल की जनरेशन कम हो जाती है, तो हाइडल कैपेसिटी तो वैसे भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसके बाद जो है वो आप न्यूक्लियर आ जाते हैं, वो भी मस्ट रन प्लांट है, वो भी टॉप प्रायोरिटी पे होता है। फिर उसके बाद जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है। रिन्यूएबल में भी जो है वो क्वांटम बहुत कम है हमारे मिक्स में। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट्स की लग गई है, जिसको हुकूमत को ये चाहिए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो लोकल कोल पे शिफ्ट करे। लोकल कोल पे इस वक्त हम लोग जो है वो तकरीबन 2000 मेगावाट के करीब जो है वो बिजली बना रहे हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे और ज़्यादा माइंस अवेलेबल हैं। मगर एक्चुअली कुछ हो रहा है इसमें? जैसे अब ये 2000 मेगावाट है, ये 3000 कब हो जाएगा थर का जो है? देखिए, अभी तो एक 1320 जैसे बड़ा प्लांट ऑनलाइन आया है शंघाई इलेक्ट्रिक का। इससे पहले जो है वो एंग्रो का प्लांट चल रहा है। उसके बाद 330 के 2 पावर प्लांट एंग्रो थल नोवा के और थर एनर्जी के जो है वो ऑनलाइन है। अब उसके बाद ओबियसली ये एक लिंक्ड होता है, माइन आपने माइन बनानी होती है और माइन माउथ पावर प्लांट लग रहा होता है। ये भी थर पे आएगा? जी, लकी जो है वो हाइब्रिड है लेकिन इवेंचुअली वो भी जो है वो थर पे आ जाएगा। तो ये माइन के साथ लिंक्ड होता है, माइन माउथ पावर प्लांट होता है। लेकिन अब जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप थर को ही एक्सप्लॉइट करते रहें और उससे जो कोल निकल रहा है उसी से जो है वो बिजली बनाए और जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं उनको भी जो है वो। मगर साहब असल बात ये है जो कि मोटी बात की डॉक्टर साहब ने अभी 3000 मेगावाट आप बिजली बना रहे हैं और 1600 मेगावाट की कीमत वसूल कर रहे हैं। असल तो ये है कि जब हम ये 1400 को एक इंसानी नंबर पे लेकर आएंगे जहां पर आधी बिजली आप बना रहे हैं और इतनी महंगी बना रहे हैं और उसकी अदायगी नहीं हो रही, तो वो मुल्क तो चल ही नहीं सकता ना। ये सब बातें तो हमारी बेकार हो जाएंगी। उस सिमत में क्या हो रहा है और वो क्यों कोई हुकूमत कामयाब नहीं हुई गैप को ब्रिज करने में? 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है पूरा। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो पीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा हो। तीसरा, जो रेगुलेटर है हमारे ओगरा नेपरा, इनको यूनिफाई करने की ज़रूरत है कि जो है एक वो हो रेगुलेटर आपका और एक थिंकिंग सेल हो जहाँ एक्चुअली आपको पूरे कंट्री में फ्यूल सप्लाई, फ्यूल प्राइसिंग के ऊपर कहीं जो है वो थिंकिंग हो जो डायरेक्ट टॉप लेवल पे रिपोर्टिंग हो, ताकि जो है ये सारे जो इश्यूज, जैसे आपने कहा कभी हैपेजर्ड हो रहा है, जैसे आपने कभी कीमत बढ़ा दी, कभी ये कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी भी लोकलाइजेशन ऑफ, जैसे ताहिर ने बात की कि जो कोल के प्लांट्स हैं इनको हम लोकल कोल पे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट भी की और जो है वो पावर प्लांट्स को लिखा भी कि जो है वो अपने जो प्लांट्स हैं इनके फ्यूल को लोकलाइज कोल पे, थर कोल पे लेके जाएं। तो ज़ाहिर है उसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ हैं कि जो है वो बॉयलर है और ये जो टरबाइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्टेड कोल के स्पेक पे हैं। तो लोकल कोल में अगर ऐश और सल्फ़र ज़्यादा है तो ज़ाहिर है जो लेंडर है उसका कम्फर्ट नहीं होता इतना आराम से कि जिस स्पेक के हिसाब से इक्विपमेंट आपने लगाया है उसके अलावा वो किसी और स्पेक पे इस्तेमाल हो। तो ज़ाहिर है इस तरह के इश्यूज़ तो हैं, तो कोशिश तो हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख्याल में एक आपको वॉर फुटिंग पे एक प्लान पूरा करना पड़ेगा जिसकी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हों। जैसे हमारा जो
एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा जो टैरिफ है बिजली का वो भी अब रीजनल कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा हो गया, तो आपको वो भी तो देखना है कि कॉम्पिटिटिवनेस भी इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपके ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो डेफिसिट पावर सेक्टर पे इतना ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर है अब वो डेफिसिट पावर सेक्टर का इतना हो गया है कि वो फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा कंपोनेंट बन गया है, और अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है वो सारा उन बैलेंस शीट्स को प्लेग कर देता है, चाहे वो OGDC PPL हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हो। तो ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर फाइनली ये कि पावर की सप्लाई भी रिलायबल होनी चाहिए, लॉसेस भी कम होने चाहिए, फिर हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन भी अब इंडिया के मुकाबले में 1/3 रह गई है, वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर ये कि जो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ही सीरियस बात है, जब आपकी पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो जाती है आपको तो बढ़ानी है, इसका मतलब है आपके यहाँ काम नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही आपके यहाँ, और वो 1/3 हो जाए हमारे पड़ोसी के मुकाबले में। इसी सवाल का आप जवाब देना कि व्हाट आर डूएबल्स, ये जो 3000 हम बना के बेच रहे हैं और 1400 की 16 की हम वसूली कर रहे हैं 16,000 की, इसमें क्या किया जा सकता है जो कि यानी कि हमें ये पता है कि ये डिस्कोज वगैरह को जो था कि भाई इनको रिफ़ाइन कर दें, इनको बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज की ऑर्गेनाइजेशन कर दें, फिर ये चोरियाँ वगैरह का जो मामला है, लीकेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हुकूमत अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कर सकती है, वो क्या डूएबल्स हैं जो कि इस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, फ़ौरन इसमें बेहतरी ला सकते हैं? जी, इसमें देखें पावर सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। जब नेपरा ने इस साल के आगाज़ में रेवेन्यू रिक्वायरमेंट डिटरमिन की तो वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन की थी, लेकिन उसके बाद करेंसी डिप्रिसिएशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का बढ़ना, रिकवरी का कम होना, उसकी वजह से वो तकरीबन 3 ट्रिलियन से भी क्रॉस होकर 3.2 ट्रिलियन पे जो है वो पहुंच गई है। तो ऑब्वियसली वो एक गैप आ गया जो कि हमें जो है वो फुलफ़िल करना है। तो उसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हर 6 महीने बाद जो एक मैकेनिज़्म डिवाइस हुआ है कि नेपरा जो है वो टैरिफ डिटरमिन करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, और अगर बीच में कोई इस तरह का अनयूजुअल चीज़ आ जाती है कि करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, फ्यूल मिक्स चेंज हो गया है या कोई चीज़ ऐड हो गई है, तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट की मद में उसको जो है वो फ़ौरन इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि वो एक्यूमुलेट सर्कुलर डेट में ना हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो भी डिस्कोज हैं उसमें जो भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो रहे हैं 16-17%, उसको जो है वो ऑब्वियसली मिनिमम हमें करना पड़ेगा। फिर तीसरा ये कि आपने जो है वो रिकवरी बढ़ानी होगी। अगर आप इस सिलसिले में गैस को देखें तो गैस का पावर सेक्टर के मुकाबले में कम है, 650 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लास्ट हमारा 2020 में हुआ था, अब इस बात को 3 साल हो गए, जो आखिरी गैस टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है वो 2020 में हुआ है, तो 3 साल बाद अब हम जाके गैस टैरिफ इंक्रीज़ करें। तो ये सबसे पहला अहम चीज़ तो यही होनी चाहिए जो IMF भी अपनी कंट्री रिपोर्ट में कहता है कि जो रेगुलेटर है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और 6 महीने बाद टैरिफ को रीसेट हो जाना चाहिए, और जो भी उस साल उस 6 महीने के पीरियड में कोई भी चीज़ हुई है वो इनकॉर्पोरेट होकर पास ऑन हो जाना चाहिए ताकि जो फ्लो है सर्कुलर डेट का वो जो है वो कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक, हमारे साथ ताहिर अब्बास साहब थे, और ये है पाकिस्तान की मईशत का अंधा कुआं, पाकिस्तान में बिजली और गैस सेक्टर, जिसकी मोटी बात आपने सुन ली थी। साख्तार साहब ने कहा 3000 मेगावाट बिजली हम बनाते हैं, बेचते हैं, मगर वसूली सिर्फ 16,000 मेगावाट की करते हैं। आधी बिजली अगर हम मुफ्त में भी दे देते हैं या हमारी चोरी हो जाती है या नाअहली की नज़र हो जाती है तो मुल्क क्या खाक चलेगा। इसीलिए 4100 अरब रुपए के हमारे गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।